स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एसएसटी क्लास। तो आज हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन था उसका तो गाइडिंग वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जो है मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े थे, तो आज देखेंगे गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इस बुक में जो है हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझने के लिए उसके जो फिलोसॉफी है, कॉन्स्टिट्यूशन किसके आधार पे बना है, उसको समझने के लिए दो रास्ते हैं। एक जो है इस बुक में जो गाइडिंग वैल्यूज है, जो प्रिंसिपल्स है, उसको पढ़ के, और दूसरा जो है हमारे जो फ्रीडम फाइटर या फिर जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे थे उनके विचारों को पढ़ के। तो देखो उसके बाद देखते हैं द ड्रीम एंड द प्रोमिस। तो जब कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा गया था तो तुम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत सारे लीडर्स और अलग अलग मेंबर्स के नाम पढ़े होंगे, लेकिन उसमें एक नाम जो है तुम लोगों को मिसिंग लग रहा होगा, और वो नाम है महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीडर्स नहीं थे, लेकिन उनके जो आइडियाज़ है या फिर फिलोसॉफी है उनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो अलग मेंबर्स थे उन्होंने उनको ज़रूर फॉलो किया है। तो महात्मा गांधी ने 1931 में एक बुक लिखा था जिसका नाम है यंग इंडिया। तो उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को के लिए उनकी क्या इच्छा है, मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा था, जो कि बुक में दिया है। महात्मा गांधी का कुछ एक स्पीच का कटिंग्स दिया है। उसमें उन्होंने बोला है कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, मतलब हाई कास्ट और लो कास्ट कुछ भी ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मोल जोल से रहे। सभी लोग चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी रिलीजन्स के हो, सभी लोग जो है वो एक दूसरे से मिलजुल के रहे। ऐसा भारत में छुआछूत या गरीब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो, जिसमें कि अनटचेबल्स ना हो, लोग गरीब ना हो, या फिर जो नशीली चीज़ों का जो यूज होता है वो भी ना रहे। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्टि नहीं होगा। तो उनका मानना था कि जो मेन और वोमेन है उनके बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी ना रहे, दोनों को इक्वल राइट्स और इक्वल अधिकार मिले। और ऐसा अगर इससे कम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी प्रोविजंस होता है तो उसको लेके वो खुश नहीं होंगे। तो ये था महात्मा गांधी का स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। उसके बाद देखो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है उनका क्या कहना है। तो उनके हिसाब से जो ड्रीम इंडिया होना चाहिए वो था एलिमिनेटेड इनइक्वालिटीज़, जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी चाहते थे कि जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में उसको कैसे दूर किया जाए। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, और जो कि एक बहुत ही की रोल प्ले किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। और इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हम लोगों को द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि उनके बहुत सारे आइडियाज और फिलोसफी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है। तो B.R. अम्बेडकर का जो आइडियाज़ है वो दूसरों से थोड़ा अलग था। उनके हिसाब से इनइक्वालिटीज़ का मतलब जो है वो बाकी फ्रीडम फाइटर और मेंबर से अलग थे। तो वो कभी कभी महात्मा गांधी के भी आइडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, उनको वो विरोध करते थे और पसंद नहीं करते थे। तो देखो उनके हिसाब से जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फाइनल स्पीच वो दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो उसमें वो क्या क्या लिखे थे आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा है 26 जनवरी 1950 को हम लोग जो है एक ऐसे भारत में, मतलब ऐसे जीवन में प्रवेश किए हैं जहाँ पे कि हमें राजनीतिक तौर पे तो इक्वालिटी मिलता है, मतलब राजनीतिक के हिसाब से हम लोग एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक के लेवल में अभी भी हम लोग जो है एक जैसे नहीं हैं। जो पॉलिटिकल राइट्स हमें मिला है, जो कि 1 मैन 1 वोट और 1 वैल्यू, तो उसके हिसाब से जो है सभी लोग एक जैसे हैं, इक्वल। लेकिन अगर वही बात हमारे सोशल कंडीशन या फिर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे आता है तो आज भी वही इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलता है। तो इसी बात को लेके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है थोड़े चिंता में थे कि जो फ्यूचर होगा इंडिया का वो कैसा रहेगा। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अपने स्पीच में बोला था, जो कि मिडनाइट 15 अगस्त 1947 में उन्होंने दिया था, कि बहुत साल पहले हम लोगों ने अपनी किस्मत के साथ मुलाकात की और यही वही टाइम है जिसमें कि हमें हमारे जितने भी प्रोमिसेस है उसको अमल करने का टाइम आ गया है।
और ये जब आधी रात को पूरी दुनिया सो रही होगी तब इंडिया जो है एक नए हिसाब से वो जागा जो कि इंडिपेंडेंट हुआ है। और ऐसा जो टाइम है वो हिस्ट्री में कभी कभार ही आता है। तो जो पुराने इंडिया है उसको छोड़ के एक नई इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें जो हमारी सेवा है वो इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के लिए, और जो मानविकता है, ह्यूमैनिटी, उसके लिए हमें हमारी सेवा को लगाना चाहिए। तो जो हमें जो फ्रीडम मिला है, हमें जो पावर्स मिला है, उसको कैसे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाएं, उसको लेके भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है। तो जब हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे तो हमें कोई भी डिसीजन लेने का पावर नहीं था, तो हमारे पास सोवरेंटी नहीं था। लेकिन हम जो है अभी सोवरेन हो चुके हैं, इंडिया के लोगों के पास सोवरेंटी है कि वो कोई भी डिसीजन जो है वो अपने दम पे ले सकते हैं और उनके लिए कोई भी बाहर का इंसान रोक टोक नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने बोला है, जवाहरलाल नेहरू ने, कि जो सर्विस ऑफ इंडिया का मतलब होता है सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफ़र। तो ब्रिटिश टाइम में जितने भी लोग सफ़र हुए हैं उन सभी लोगों को सर्विस करना है। सर्विस टू इंडिया का मतलब है उन्हीं सभी लोगों को सेवा करना, जो कि उनके हिसाब से इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। तो जितने भी जो गरीबी है उसको मिटाना, या फिर जो इग्नोरेंस है उसको दूर करना, डिजीज या फिर जो इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है लोगों को लेके, इन सभी को दूर करना ही है नई इंडिया का मतलब। तो उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि हर एक इंसान के आंखों से आंसू को पोंछ सके, मतलब किसी को भी कोई भी दुख ना हो, हर कोई जो है एक नई इंडिया में खुशी खुशी अपने लाइफ को जी सके, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उनके हिसाब से बनना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के उनके फिलोसफी और आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसफी है वो क्या है।